हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंथ क्लास की साइंस का क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार इसको शेयर कर दे। सेशन को एक बार ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी हम यहाँ पे इन्फिनिटी होती है, ओके ना, अनंत होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो याद रखना है, जो वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण के यहाँ पे हमेशा आगे बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। मानिए यहाँ पे दर्पण है तो वास्तविक होगा हमेशा आगे की तरफ बनेगा, पीछे नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि आपतन कोण दिया है यहाँ पे 30 डिग्री, तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच क्या कोण। मतलब ऐसा होता है, मान लीजिए इसे हो गया यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपका विलंब हो गया। बोला यहाँ पे आपतन कोण ही दिया है 30 डिग्री, तो दिया है यहाँ पे ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। देखिए क्या होता है, जो आपतन कोण यहाँ पे होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये अभी आपका 30 हो जाएगा। तो बोला है यहाँ पे परावर्तित किरण और यहाँ पे आपतित किरण, मतलब ई वाला और ई वाला के बीच कितना कोण बनेगा। यहाँ पे दोनों ऐड कर देंगे 30-30, तो 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका 60 हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, गोलीय दर्पण में कार्तियेसियन परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहाँ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ध्रुव हो जाएगा। ध्रुव को हम मूल बिंदु लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल। तो जब प्रकाश सघन से यहाँ विरल में जाएगा तो उसका प्रकाश की जो मतलब स्पीड है वो बढ़ जाएगा, और विरल से सघन में जाएगा, विरल से कहाँ जाएगा, सघन में जाएगा, तो स्पीड उसका घट जाएगा। याद रखना है, विरल यानी कम भीड़, सघन यानी ज़्यादा भीड़। तो अगर आपको दौड़ना हो तो आप सबसे ज़्यादा तेज़ यहाँ पे आप विरल में दौड़िएगा, ठीक है, क्योंकि कम भीड़ है, दौड़ना आसान है, और सघन में आप उतना तेज़ नहीं दौड़ सकते हैं। तो सघन यानी होता है भीड़ वाला जगह और विरल यानी होता है कम भीड़ वाला जगह। तो प्रकाश भी सेम ही मानिए दौड़ता है तो किस में ज़्यादा जाएगा, विरल में, क्योंकि यहाँ पे कम रुकावट है, इसमें थोड़ा ज़्यादा रुकावट है। तो यहाँ पे ए राइट आंसर है। अगला है, उत्तर लेंस की क्षमता का मात्रक है यहाँ पे, तो डायोप्टर यहाँ पे होता है, डायोप्टर इसको राइट आंसर है। इसको मीटर इनवर्स 1 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे रेटिना करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे निकट की वस्तु अवतल लेंस का यूज करेंगे, क्योंकि निकट में क्या होता है, बेसिकली नज़दीक का वस्तु यहाँ पे दिखाई देता है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ओके। और दूर दृष्टि दोष कहता है दूर में, तो दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे निकट दिया है तो इसके अनुसार से इसका आंसर यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा के यहाँ पे एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है, यहाँ पे एम्पियर यहाँ दिया है, ओके। और आवेश का ये कूलम हो जाएगा, आवेश का आपका कूलम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे विभवांतर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसके अलावा ओम आपका यहाँ पे प्रतिरोध का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओम नियम के अनुसार भी और बी के बीच में, भी और आई के बीच में क्या संबंध है। तो भी यहाँ पे आई के समानुपाती होता है यहाँ पे। ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे है, एक 100 वाट का एक बल्ब है 10 घंटे जलता है, इसके द्वारा उपयुक्त ऊर्जा यूनिट में बताना, ठीक ना। तो यहाँ पे
1 यूनिट होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे 100 वाट से यहाँ पे समय में गुना करते हैं। ओके, 1000 से भाग देंगे, यहाँ पे आपका 1 यूनिट यहाँ पे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोवाट मतलब 1 है ना, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट बना जाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे 1000 वाट आता है और 1000 वाट में 1 यूनिट हो जाएगा। अगला यहाँ पे विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका चुंबकीय प्रभाव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन के अनुसार। अब 13 नंबर है विद्युत जनित्र, जो आपका जनरेटर होता है। यहाँ पे विद्युत मोटर अलग है और जनरेटर अलग है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे विद्युत जो जनरेटर है बेसिकली ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। घरों में विद्युत आपूर्ति किस धारा की होती है? तो घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा होता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट होता है। ओके, यहाँ पे बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसी की आवृत्ति मतलब अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पूछा है कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है, ठीक ना, 50 हर्ट्ज यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा यहाँ पे। तो आप लोग बताइए आपका फिजिक्स में कितना सही था? आप लोग जो फिजिक्स का आप लोग का हुआ है उसमें कितना सही था? चलिए ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। अब पहले आप लोग जरूर कमेंट करके जाइएगा कितना आपका फिजिक्स में सही हुआ। अब सही नहीं है तो इसको याद कर लेना है। रासायनिक अभिक्रिया में जो यहाँ पे कैटालिस्ट है मतलब उत्प्रेरक है का कार्य क्या है? तो बेसिकली क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक है, इसका नाम है उत्प्रेरणा देना, बढ़ावा देना। तो अभिक्रिया का जो वेग है उसको तीव्र कर देता है, बढ़ा देता है। यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपको देखना है यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का है। संयोजन यानी बेसिकली होता है जोड़ना, योग होता है। संयोजन यानी होता है जोड़ना। इसमें देखिए यह टूट गया, इसको बोलेंगे वियोजन। इसमें क्या, इसे बोलेंगे प्रतिस्थापन, क्योंकि इसमें क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को। और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। बट यहाँ पे जो आपका ई अभिक्रिया है इसको बोलेंगे हम संयोजन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ के यहाँ पे जल बना रहा है। ओके, चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को क्या करती है? तो बता दे, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है यहाँ पे वे कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। यहाँ पे उसे क्या करता है? तो विस्थापित करता है। अगला यहाँ पे विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का आपसे पूछा है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पे करेक्ट आंसर है, CaOCl2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा है, इसका यहाँ पे रासायनिक नाम आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10 गो जल होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? ये बस सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, ध्यान से रखना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट यहाँ हो जाएंगे और यहाँ पे हाफ यहाँ पे वाटर हो जाएगा। इसको एक और लिख सकता है ऐसे भी, कैल्शियम सल्फेट का होल 2 यहाँ पे और H2O, तो दोनों इसका राइट आंसर है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके अनुसार ये राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? तो जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, और
इस अभिक्रिया के हम लोग यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान किसका माप है? तो जो पीएच जो आपका मान है यहाँ पे वे अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। यहाँ पे टेम्परेचर को नहीं नापता है, ठीक है, दाब भी नहीं नापता है और घनत्व की भी नहीं नापता है, डेंसिटी को भी नहीं मापता है। इसका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह होता है। तो जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो हम लोग उस विलयन को अम्लीय बोलेंगे, और किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो उसे हम उदासीनी बोलेंगे, और किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो उसे हम क्षारीय बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे 7 से कम है तो अम्लीय वाला आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त डॉट होते हैं, मतलब मुक्त होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए होती है क्योंकि धातु में है ना मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है धातु का यहाँ पे संचालन करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, सॉरी मतलब विद्युत का संचालन करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? बता दें यहाँ पे सोडियम एक बहुत रिएक्टिव यहाँ पे तत्व है, धातु है। अगर इसे हम सीधा वायु में छोड़ेंगे तो इसमें लकड़ी में आग पकड़ लेगा, ठीक ना, और जलने लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, और विस्फोट का भी डर बहुत ज़्यादा होता है, तो यह हवा से क्या करता है, पहले ऑक्सीकृत हो जाता है और ब्लास्ट कर जाता है, जलने लगता है, ठीक ना। इसलिए इसे हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको हम रख देते हैं मिट्टी के तेल में, और इसको अगर पानी में भीगेंगे इसको ना सोडियम को, ब्लास्ट करता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, विस्फोट हो जाएगा। निम्न में कौन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? अधातु के नाम बताना, जो है ना कमरे के तापमान पर वे लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो इसका आपका राइट आंसर आपका ब्रोमीन है। और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर यहाँ पे ही लिक्विड अवस्था में होता है। एक ऐसा पदार्थ मतलब मानो ही अपवाद है, क्योंकि ये धातु का गुण नहीं है कि वे लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक ना। अगला यहाँ पे, मरकरी किस प्रकार की धातु है? क्वेश्चन आ गया, मरकरी वही पारा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका एक द्रव लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड वाला यहाँ पे धातु है, द्रव धातु है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की जो यहाँ पे संयोजकता है यहाँ पे बेसिकली 4 होती है। यहाँ पे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इथेन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन होता है? देख लेते हैं हम। यहाँ सी हो गया, यहाँ भी सी हो गया, 2 कार्बन दिया है, यहाँ भी 3 को होगा, यहाँ भी 3 को होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 को होता है कार्बन में, तो एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया। इसको यहाँ 1 गो H, 2 गो H, 3 गो H, 4 गो H, 5 गो H, 6 गो H। तो यहाँ पे एकल बंधन है, यहाँ पे क्या एकल बंधन है, ठीक ना। पूछेगा यहाँ पे कै गो बंधन होता है बीच में, तो कै गो है, 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है, 6 गो है, 7 गो है। तो वैसे पूछता है कभी कभी, तो वो भी बताना है कि ठीक ना। इसमें क्या है, तो एकल आबंध है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का कार्यात्मक समूह क्या है? तो यहाँ पे COOH यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ बेसिकली इसको कार्बोक्सिलिक मतलब समूह भी बोलते हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। मेथनॉल का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पे IUPAC नाम तो दे ही दिया है, ठीक ना, कोई क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, ऐसे नहीं पूछना चाहिए, मेथनॉल नहीं देना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे वही नाम ही दे ही दिया था। यहाँ पे इसका पूछता है यहाँ पे CH3OH देता, कहता है इसका IUPAC नाम क्या है, तब आप मेथनॉल बताते हो तो अच्छा होता, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, साबुन किस प्रकार का यौगिक है?
तो साबुन आपका सोडियम के लवण है, इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम के लवण है, दोनों हैं, इसलिए इसका यहाँ पे आपका सी वाला करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है एस्टिडीकरण अभिक्रिया में अल्कोहल और अम्ल के बीच क्या बनता है? तो अल्कोहल और अम्ल जब रिएक्ट करता है यहाँ पे तो एस्टर बनता है। एस्टिडीकरण है तो एस्टर बनेगा, ऑब्वियस वाली बात है। अगला यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, अब बायोलॉजी से करेंगे। पौधे में जल एवं खनिजों के परिवहन के लिए कौन ऊतक उत्तरदायी है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका, देखिए यहाँ पे दो को इसका आंसर दोनों सही होगा, ठीक ना, क्योंकि जल के लिए यहाँ पे जाइलम होता है और खनिज जो होता है यहाँ उसके लिए फ्लोएम होता है। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन ही गलत है यहाँ पे, दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, इसके अनुसार। बट ऐसा क्वेश्चन आप देखने को मिले यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे ऐसे, तो इसका राइट आंसर आप बी मारिएगा, जाइला मारिएगा, ठीक ना, बट इसका आंसर दोनों होगा। अगला यहाँ पे है पौधे में भोजन के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? यहाँ पे भोजन के लिए, ठीक ना, यहाँ पे इसके अनुसार क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे अगर भोजन नहीं मानेगा, खनिज को अगर पानी लिक्विड के फॉर्म में मानेंगे तो ठीक है, जाइलम होगा, बट भोजन के रूप में मानेगा तो फ्लोएम भी होगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, भोजन के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, फ्लोएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल के नाम आएगा जाइलम, कैसे याद रखना है, ज से जाइलम, ज से जल, बाकी एगो तो फ्लोएम अपने आप हो जाएगा। चाहे फ से फूड हो जाएगा, फ से फ्लोएम हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव के जो हृदय है यहाँ पे उसमें 4 को चैम्बर होता है, ठीक ना, दिया होगा यहाँ पे 4 चैम्बर होते हैं, यहाँ पे कक्ष 4 को होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा रक्त कण सहायक होता है? तो रक्त जो आपका हाथ किसी का कटता होगा तो जो बाद में थक्का बनता है, खून मतलब बहाना रुकता है, उसमें जो सहायक जो मदद करता है यहाँ पे, उसका नाम यहाँ पे प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृक्क शरीर से क्या निकालता है? तो वृक्क जो है यहाँ पे शरीर से यहाँ पे जो क्या करता है, वो यूरिया को क्या करता है, छांट को यहाँ पे बाहर करता है। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या है? तो न्यूरॉन का बेसिकली जो कार्य है यहाँ पे संवेदन और चालन उसका कार्य होता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका पौधों में जो यहाँ पे ग्रहणशीलता है, यहाँ पे सेंसिटिविटी है यहाँ पे के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन यहाँ पे राइट आंसर है। कभी ऑक्सीजन लिखता है, कभी ऑक्सीजन लिखेगा, ठीक ना, दोनों वही होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उभयलिंगी जीव है? इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे केंचुआ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे जीमेट यहाँ पे राइट आंसर है, युग्मक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? तो जो डीएनए की संरचना है यहाँ पे वे आपका यहाँ पे द्विकुंडलित यहाँ पे होती है, ठीक ना, मतलब ऐसा होता है, देखेंगे ऐसा होगा, फिर यहाँ से आएगा तो ऐसे होगा, ऐसे होता है, ठीक ना, द्विकुंडलित होता है। अगला यहाँ पे मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका मटर के बीज था यहाँ पे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है बेसिकली? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे शुक्राणु होगा इसके अनुसार, क्योंकि क्रोमोसोम से निर्धारण होता है, ठीक ना, और जो क्रोमोसोम है वो मेल में मतलब XY दोनों होता है, फीमेल में तो सिर्फ XX होता है, ठीक ना, तो निर्धारण यहाँ पे शुक्राणु से होगा, ठीक। क्वेश्चन तो अच्छा है दिया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण में कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ पे वायुमंडल में CO2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है यहाँ पे? इसका राइट आंसर आपका उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से आपका अपघटक। इसका यहाँ पे आपका ए आपका करेक्ट आंसर है। और लास्ट आपका क्वेश्चन आज का है, ओजोन परत का क्षरण किस गैस के कारण होता है? तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। और बताना है आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ अभी। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।